या अणु हो सकता है या आयन हो सकता है, जिनसे क्या होता है, जिनसे ठोस बने हुए हैं। उसे कहते हैं हम अवयवीकरण। इनकी त्रिविम में यानी 3D में, या बोल सकते हो हम हमारे वास्तविक जीवन में सामने ला करके देखें में ज्यामितीय व्यवस्था की उन जो पार्टिकल आयंस है, अवयवीकरण है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है के आधार पर। पहली बात आपको पता है सॉलिड है, ठोस है। ठोस है तो अवयवीकरण बिल्कुल पास पास होंगे, प्रबल आकर्षण बल के साथ जुड़े हुए रहेंगे। इसके बारे में हम लास्ट 2 क्लासों में बात कर चुके हैं कि वो बंध जो होंगे प्रबल आकर्षण बल को बंध के नाम से जानेंगे। बंध सहसंयोजन बंध होगा, आयनिक बंध होगा, आणविक बंध होगा, और लास्ट में कौन सा बन गया, धात्विक बंध। इसके आधार पर वो ठोस हो गए, धात्विक ठोस हो गए, आणविक ठोस हो गए, आयनिक ठोस हो गए, परमाणु जिन्हें कहते हैं सहसंयोजन ठोस हो गए। इनके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद अब इनकी व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था, इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो पहले हम एक चीज देख लेते हैं, चलिए ठोस, और दूसरा है फिर स्थलीय ठोस। समझो जरा सी बात को, आपके पास में एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, यह आपके पास में एक एग्जांपल है। ये सूत्र है रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन इसी सूत्र से 2 प्रकार के ठोस दिखेंगे आपको। एक ठोस होता है मार्बल, ठीक है, जिसे हम फर्श बनाते हैं, जिसे ताजमहल बना हुआ है वो मार्बल। दूसरा सॉलिड होता है हमारे पास में चौक, ठीक है। ध्यान से देखोगे दोनों कैल्शियम कार्बोनेट ही, लेकिन दोनों की प्रकृति में, दोनों की प्रॉपर्टीज में अंतर है। ये अंतर किस वजह से है, उनके जो अवयवीकरण है, मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है, उनकी द्रव्य में ज्यामितीय व्यवस्था में अंतर के कारण, उनकी ज्यामितीय व्यवस्था जो है, उनका अरेंजमेंट जो है, उनमें डिफरेंस है, उनमें कोई अंतर है, अलग अलग प्रकार का अरेंजमेंट है, जिसी वजह से हमारे पास में सेम कैल्शियम कार्बोनेट भी 2 प्रकार के अलग अलग प्रकार के पदार्थ बना रहा है। एक मार्बल है जो फर्श बनाने के काम आता है, दूसरा चौक है जो लिखने के काम आता है। चौक मुलायम है, खुरदुरा है, आराम से बोर्ड के ऊपर लिखा जा सकता है, लेकिन इससे क्या नहीं किया जा सकता, फर्श नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो घिस जाएगा। उसी प्रकार दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल आता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। मार्बल कठोर है, मजबूत है, उससे हम लिख सकते हैं, लेकिन उससे हम फर्श तो बना सकते हैं, लेकिन उसे हम लिखने के काम में नहीं ले सकते हैं। आ गई बात समझ में। एक से हम फर्श बना सकते हैं, दूसरे को हम लिखने में काम में ले सकते हैं। एक मुलायम है, दूसरा कठोर है। इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों है? इसकी वजह है इनकी अवयवीकरण जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी द्रव्य में जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, उसमें अंतर है। अगर हम बात करें इसकी मार्बल की, तो इसमें जो अरेंजमेंट है अवयवीकरणों का मार्बल में, या मार्बल एक स्ट्रेट ठोस का एग्जांपल है, तो हम कहेंगे स्ट्रेट ठोस में जो अरेंजमेंट होगा, व्यवस्था होगी अवयवीकरणों की, वो कैसी होगी, तो हम कह सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि का मतलब ये हो गया व्यवस्थित, या फिर ऐसे कह सकते हो निश्चित, या फिर कह सकते हो नियमित। किसी रूल के तहत ये व्यवस्थित रहेगी, नियमित, ज्यामितीय व्यवस्था, ये रेगुलर अरेंजमेंट होगा। अगली बात समझ में, जो मार्बल होगा उसमें अवयवीकरणों का रेगुलर अरेंजमेंट होगा। रेगुलर अरेंजमेंट कैसे, जैसे ये पार्टिकल आयन है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये ऐसे अरेंज नहीं है। अगर इनके सेंटरों को मिलाया जाए, केंद्रों को मिलाते हुए अगर हम रेखा खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी। दूसरी बात, ये दूसरी लेयर का एलिमेंट होगा इन दोनों के ढाल के बीच में, यानी ये जो स्लोप है, ये स्लोप है, इस स्लोप के बीच के अंदर ये दूसरा पार्टिकल आयन रहेगा। इसी प्रकार इस स्लोप के बीच में
ये पार्टिकल आयन लगा हुआ रहेगा। इसी प्रकार इस स्लोप के बीच में ये वाला पार्टिकल रहेगा, अभिविकर्ण रहेगा। इसके आगे की बात करें तो ये अभिविकर्ण तीसरा हो गया हमारे पास में, तीसरी लेयर इसकी। ये हो गई तीसरी लेयर, ठीक है। फिर चौथी लेयर, ठीक है, ऐसे। तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा, जिसे हम ए बी अरेंजमेंट भी कहते हैं। ये क्या है तो आगे जैसे पढ़ेंगे पता लगेगा कि ए बी अरेंजमेंट है क्या। लेकिन अगर मैं इनके सेंटरों को मिलाऊं तो मुझे एक सरल रेखा मिलेगी, इसके सेंटरों को मिलाऊं तब भी मुझे क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। दूसरे प्रकार की व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोसों में कैसी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ये टाइप 1 है अरेंजमेंट का। टाइप 2 कैसा हो सकता है, टाइप 2 आपके हो सकता है कि ये पार्टिकल आयन हो गए, फिर इसके सामने ये पार्टिकल आयन। कहने का मतलब इसका जो सेंटर है उसी के सामने दूसरी वाली लेयर का सेंटर भी है। आपको दिख रहा होगा ये ढाल में नहीं है बल्कि सेंटर के सामने दूसरा सेंटर है। फिर तीसरी बात की जाए इसकी, जो इसे हम कहते हैं ए टाइप का अरेंजमेंट। आगे बात समझ में, ध्यान से देखो। ठीक है, ये हो गया अरेंजमेंट सेकंड टाइप का। इसमें एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होगी, जबकि इसमें जो चौक है इसी का एग्जांपल है क्रिस्टलीय ठोस का। दोनों कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी CaCO3 है, ये भी CaCO3 है। अगर इसके अरेंजमेंट चौक की बात करी जाएगी तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, अव्यवस्थित ढंग से जमे हुए रहेंगे, इनकी कोई व्यवस्था नहीं होगी। बिना किसी व्यवस्था से इधर उधर ये लगे हुए रहेंगे। कहने का मतलब इसमें ज्यामितीय व्यवस्था नियमित होती है। और दूसरी बात है, सेकंड इसी की बात करी जाए तो इसमें दीर्घपरासीय ज्यामितीय व्यवस्था होती है। दीर्घपरासीय होती है इसकी ज्यामितीय व्यवस्था। दीर्घपरासी का मतलब क्या है कि जितना बड़ा आप क्रिस्टल लोगे सबकी व्यवस्था अवयवीकरणों की एक जैसी होती है। ऐसा नहीं कि किसी एक भाग में जो व्यवस्था है वो दूसरे टाइप की हो, किसी दूसरे भाग में जो व्यवस्था है वो किसी दूसरे टाइप की हो, ऐसा नहीं होगा। संपूर्ण क्रिस्टल के जो अवयवीकरण होंगे उनमें व्यवस्था एक जैसी एक समान रहेगी, ये ध्यान रखना। जबकि इनकी बात करी जाए तो इसकी जो व्यवस्था है वो लघु परासी होती है। इसमें जो व्यवस्था है वो कैसी होती है, लघु परासी होती है। कहने का मतलब क्या है कि किसी एक पोर्शन में अवयवीकरण एक जैसे मिल सकते हैं, दूसरे भाग में उसके दूसरे टाइप की व्यवस्था मिल सकती है। इस प्रकार की ये व्यवस्था इसमें पाई जाती है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोसों का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस किस आधार पर बने हुए हैं, तो ठोसों का एक क्लासिफिकेशन है ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर। किसका, अवयवीकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। दूसरी बात करते हैं हम इसका जो गलनांक होगा, गलनांक इनका क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, ऐसे कह सकते हो, तीक्ष्ण होता है, या कह सकते हो निश्चित होता है। तीक्ष्ण या ऐसे कह सकते हो निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप क्या करो, क्रिस्टलीय ठोस ले कोई क्रिस्टलीय सॉलिड ले और उसको पिघलाना शुरू करो। उसको पिघलाना शुरू करो, क्रिस्टलीय ठोस ले लिया आपने, स्टैंड आया, इसके ऊपर बर्नर रखा और इसके ऊपर कोई क्रिस्टलीय सॉलिड रख दिया, क्रिस्टलीय ठोस रख दिया इसके ऊपर। अब आप इसको पिघलाओ, आप एक टेम्परेचर रखो, कोई भी टेम्परेचर रख लिया आपने T1 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसके ऊपर इसको T1 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय तक होल्ड करो, इस टेम्परेचर को कुछ समय तक ऐसे इसी T1 डिग्री सेल्सियस पर रहने दो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करो,
थोड़ी देर रखने के बाद में आप क्या करो, जब ये नहीं पिघल रहा है तो आप इसको इंक्रीज करके टेम्परेचर को 82 डिग्री सेल्सियस कर दो। फिर थोड़ी देर इसको इसी टेम्परेचर पे होल्ड रखो, देखो पिघल रहा है नहीं पिघल रहा। तो ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो T10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये पिघल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई एक स्पेशल टेम्परेचर होगा जिसमें जाकर के ये पिघल जाएगा, जिसमें ये होगा। अगर आप इसकी बात करते हो तो इनके जो गलनांक होते हैं वो सतत होते हैं। कहने का मतलब ये है सतत जैसे कैसे कंटिन्यूअस होते हैं, या फिर कह सकते हो निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप इनको लिया एक्सट्रेट ठोस लियो, इनको गर्म कर रहे हो और चाहते हो कि ये पिघल जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या किया, आपने वही प्रोसेस जो बात किया था वही यहाँ किया। T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा और इसको होल्ड कर लिया, थोड़ी देर तक होल्ड करके रखा। तो क्या हुआ, ये थोड़े मुलायम हो गए, मान लो हल्का फुल्का ही मुलायम हो गया। फिर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, बहुत देर तक रखा लेकिन वो मुलायम ही है, पिघलेगा नहीं। इंक्रीज करके T2 डिग्री सेल्सियस लिए, तब वो और थोड़ा मुलायम हो गया, T3 डिग्री सेल्सियस, T4 डिग्री, T5 Tn, T2n तक पहुंच गए। यानी ये Tn डिग्री सेल्सियस पे जाकर के क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ऐसे मान लो। लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट होना कौन से टेम्परेचर से स्टार्ट हुआ था, ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ था T1 डिग्री सेल्सियस से मुलायम होने लग गया था, और जाकर के लिक्विड में कौन से टेम्परेचर के ऊपर कन्वर्ट हुआ है, T8 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। मतलब यहाँ से ये मुलायम होने लग गया था, पिघलने लग गया था, मुलायम होने लग गया था, लेकिन ये पिघल नहीं रहा था, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, द्रव नहीं बन रहा था। T8 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के ये लिक्विड बना है। दोनों बातों में अंतर समझना मेरी बात को, कि अगर मैं उसकी बात करूँ तो T1 डिग्री सेल्सियस तो सॉलिड ही रहेगा, कोई मुलायम नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। T2 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, T3 T4 T5 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन T8 डिग्री, ये मान लो T8 डिग्री, N डिग्री में 100 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूँ, ये बात लेट कर लिया मैंने, मान लिया कि N जो है वो 100 डिग्री है, 100 है N की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे N की वैल्यू 100 होगी तो फिक्स 199 से लेकर 100 के बीच में या 101 के बीच में ये पिघल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। थोड़ी देर होल्ड करते ही उस टेम्परेचर को कुछ समय तक आपको रखना है, रखते धीरे धीरे वो उसी टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा टाइम लेकर के और पिघल जाएगा। ये तो इसकी बात होगी स्ट्रेट ठोस की। लेकिन एक्सट्रेट ठोस में क्या होगा कि आपने T1 डिग्री सेल्सियस पे रखा, मुलायम होने लगे, आपको लगेगा पिघलेगा, लेकिन पिघलेगा नहीं, वो मुलायम होकर के रह जाएगा। फिर आपने क्या किया, उसको थोड़ा बढ़ाया टेम्परेचर, T2 डिग्री पे लेके गया, आपको लगेगा पिघलेगा, लेकिन फिर भी वो पिघलेगा नहीं। आप चाहे उसको 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक रखो, वैसे उस अवस्था में बना रहेगा, मुलायम होकर, लेकिन पिघल कर लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। आप ऐसे बढ़ाते बढ़ाते N डिग्री पर पहुंच गए, तब N पे जाकर वो पिघल गया। कहने का मतलब ये है कि आपने टाइम चाहे कितना ही होल्ड कर लो, लेकिन वो T1 डिग्री T2 डिग्री पर मुलायम होता जाएगा, धीरे धीरे मुलायम होता जाएगा, लिक्विड की तरफ बढ़ता जाएगा, लेकिन लिक्विड में बदलेगा नहीं। यानी इसकी जो टेम्परेचर की क्लास है वो T1 से लेकर के Tn के बीच में जाकर के पिघला है। कहने का मतलब जैसे मानो कि कोई पदार्थ है वो 20 डिग्री सेल्सियस में मुलायम होने लग गया, तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वो जाकर के 120 डिग्री 130 डिग्री पे जाकर पिघलेगा। चाहे आप 65 डिग्री पर कितनी भी देर रोक लो तो पिघलेगा नहीं। इसे कहते हैं एक्सलेट ठोस। ये एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करी जाए हमारे पास में, इसको एक बार नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो है इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास में ये है विषमदेशी बोलते हैं, विषमदेशी। विषमदेशी का मतलब क्या है, जरा उसको समझते हैं। तो हम एक इंडेक्स रख देते हैं लाइट का, प्रकाश का अपवर्तनांक वाला प्रभाव देते हैं। जानते हैं कि कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, बचे क्या है उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। अगर विरल माध्यम से सघन में जा रही है तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो वेग बढ़ जाएगा। ये बात है। तो अगर हम इसकी बात करें, जैसे मैं NaCl का टुकड़ा लेता हूँ, ये क्रिस्टलीय ठोस है, NaCl में Na+ को मैं प्रदर्शित करता हूँ इससे और Cl- को ऐसे वाले डॉट से मैं शो करता हूँ इसको। अब NaCl को मैंने अरेंज कर दिया इसमें, ये NaCl का अरेंजमेंट हो गया एक लेयर का, ये दूसरी लेयर हो गई NaCl की, ये तीसरी लेयर हो गई और ये चौथी लेयर। ये बात है। अगर इसी प्रकार से मैं इसकी
यहाँ पर भी कोई दूसरा ले लेते हैं कुछ जो 2 से मिलकर के बना हुआ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ही ले रखा है, चलो इसको भी Ca2+ बता सकते हो इसको, ये कैल्शियम आयन है, Ca2+ आयन के लिए CO3 माइनस आयन, कार्बोनेट आयन भी बोल सकते हो आप इसको, ये Ca2+ आयन है, ऐसे भी बोल सकते हो Ca3 माइनस आयन है, 2 माइनस आयन है, ये CO3, ठीक है। लेकिन समझने की बात ये है क्या वो मेरा NaCl है, NaCl सूट करता है, लेकिन CaCO3 इसलिए NaCl है, इसलिए नहीं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, तुम जानते हो इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 2 3 5 और 7, ये हो गया अरेंजमेंट इक्वल पार्टी का। अगर आप इसमें क्या करो, प्रकाश की किरण डालोगे इधर से, तो क्या होगा, पहले कौन मिलेगा Cl, फिर कौन मिला Na, फिर कौन मिला Cl, फिर कौन मिला Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, एक रिफ्लेक्ट हो गया। एक दिशा में जा रहे हो तो आपको क्रमागत रूप से क्या मिल रहा है Na, अगर NaCl की बात करते हैं तो क्या मिल रहा है आपको Na, मैं ऐसे समझ लेता हूँ, Na को छोड़ो, मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव आयन मिल रहा है, तो पहले नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, आप कुछ भी रखो इस जगह पे, ये क्रम से मिल रहा है। अगर मैं यहीं से इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो इसमें मुझे क्रमागत रूप से क्या मिल रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ से रखता हूँ तो मुझे क्रमागत रूप से क्या मिल रहे हैं, नेगेटिव आयन मिल रहे हैं। इसका मतलब दिशा बदलने पर इनकी वैल्यूज के मान में परिवर्तन आ रहा है। यही प्रॉपर्टी विषमदेशी है। विषमदेशी का मतलब यह है कि अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर हमें अलग अलग प्रकार के भौतिक गुण मिले, प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण मिले, प्रॉपर्टी जो है वो उनके अलग अलग मिले हमें, उनके जो गुण हैं वो हमें अलग अलग मिले, उसे हम कहते हैं कि ये प्रकृति क्या होती है, विषमदेशी होती है। अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग प्रकार के गुणों का मिलना विषमदेशिता कहलाती है। तो इसमें ये होगा, इसमें आप इधर भी चले जाओ, कोई फिक्स दिशा नहीं है तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ जिस भी दिशा में जाओगे आपको अव्यवस्था ही मिलेगी, क्योंकि व्यवस्था से जो इसको लगाया गया है नहीं, किसी भी नियम को फॉलो करके इसको अरेंजमेंट नहीं किया हुआ। आपको ये देगा पूरा पार्टिकल मिला, फिर आधा मिला, फिर एक पूरा नेगेटिव आयन मिल गया, फिर आपसे थोड़ा सा ज़्यादा बीच में से गुजर रही है, सिर्फ छूट करके जा रही है यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ अलग इफेक्ट मिलेगा, यहाँ से इसको ब्रेक करके जा रही है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ अलग मिलेगी, यहाँ से सेंटर से जा रही है ऐसे। तो यानी इसमें किसी भी दिशा में जाओ, अगर आप ऐसे जाते हो तो आपको अरेंजमेंट कुछ ऐसा मिलेगा, अगर आप ऐसे जाते हो तो आपको अरेंजमेंट कुछ ऐसा मिलेगा। हर डायरेक्शन में आपको अलग अलग अरेंजमेंट मिलेंगे। इसे कहते हैं कि किसी भी दिशा में जाओ समान रूप से अव्यवस्था है, समझ गए? तो इसे कहते हैं कि इसकी प्रकृति है, ये क्या होते हैं, समदेशी प्रकृति के होते हैं। समदेशी मतलब किसी भी दिशा में जाएंगे तो हमें एक जैसी प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब अव्यवस्था ही मिलेगी, यह है समदेशी होते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। अगर इसकी बात करी जाए तो ये रियल में जिसको हम सॉलिड की प्रॉपर्टी जानते हैं, जिसे हम जानते हैं कि ये ठोस होगा, जैसे किसी में किसकी बात करूँ, लोहे की बात करूँ तो हम जानते हैं कठोर है, तन्य है, आघातवर्धनीय है, ऐसी जो प्रॉपर्टीज है रियल में सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज होगी वो इसकी होगी, मतलब ये वास्तविक ठोस होंगे, यह वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं। जबकि इनकी बात करी जाए तो ये वास्तविक नहीं होती, ये ठोस जैसे हैं मगर ये रियल ठोस नहीं है। वो सारी प्रॉपर्टीज ये नहीं रखेंगे जो सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये है आभासी, ये है आभासी ठोस, या आप क्या कह सकते हो अतिशीतित द्रव होते हैं या आभासी ठोस होते हैं। समझ में आ गई आपके बात? ये ठोस क्या होंगे, आभासी ठोस होंगे। ठीक है, एक बात है वो वास्तविक ठोस होंगे, ये आभासी ठोस होंगे। अगर इनकी बात करी जाए कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो इनके एग्जाम्पल होंगे सारी धातुएं होती हैं, धातुएं मार्बल ले सकते हो आप, ठीक है, नमक ले सकते हो आप, ये सब होंगे अपने इसके क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल। एक्रिस्टलीय ठोसों की बात करी जाए तो आप क्या ले सकते हो, एक्रिस्टलीय ठोसों में रबर ले सकते हो, प्लास्टिक ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, चौक ले सकते हो। ये हो गया एग्जाम्पल। तीसरी बात, अगर आप इसको काटोगे, अगर आप इसको काटना शुरू करो, ग्राइंडर वगैरह से काटोगे तो आपको क्या होगी कि इसकी एजेस जो मिलेगी, मतलब किनार जो मिलेगी, किनारे और
किनारे वह फलक वो कैसी मिलेगी आपको, शार्प मिलेगी। समझ में आ गई बात? किनारे और फलक जो मिलेंगे वो आपको शार्प मिलेंगे। कहने का अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ और फिर अगर मैं इसके ऊपर से पास की अंगुली चला दूँ तो मेरी अंगुली कट सकती है, तो पॉसिबल है कि अंगुली कट जाए। जैसे किसी मार्बल के ऊपर आप चला करके देख लेना, किसी चद्दर को काट लेना लोहे की को, फिर हाथ से जल्दी से ऐसे करके देख लेना, हाथ कट जाएगा। ऐसा इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर शार्प मिलेगी, तीखी होगी, काट सकती है, इस प्रकार की रहेगी, पेने टाइप की। जबकि अगर आप इसको काटोगे तो ये खुरदुरी होगी, इसकी शार्प नहीं मिलेगी, ना इसके किनारे शार्प मिलेगी, ना इसकी फलक शार्प मिलेगी। कहने का मतलब जैसे मैं चौक की बात करूँ, इसके ऊपर कितना भी अंगुली लगा लूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कटिंग वगैरह ये किस करके हाथ के ऊपर आ जाएगी, इसकी इतनी शार्प नहीं होती। ठीक है, ये हो गया हमारे क्रिस्टल और क्रिस्टल की बात। ये सब प्रॉपर्टी ये सब जैसी हैं, वास्तव ठोस है और इसके जो फलक और किनारे हैं वो शार्प हैं, गलनांक है वो एक नियत होता है, निश्चित है। ये सब किसी वजह से होता है इसके रेगुलर अरेंजमेंट की। इसकी जो त्रिविम में आगे कणों की व्यवस्था है वो निश्चित नियमित व्यवस्था है। जबकि इसकी प्रॉपर्टीज आवासीय है, अतिस्थित द्रव है, या फिर कहते हैं कि ये समदेशी प्रकृति रख रहा है, या कहें कि किनारे और फलक जो है उतनी शार्प नहीं है, इसकी खुरदुरी है। ठीक है, और इसका गलनांक जो है वो एक दीर्घ परासी होता है, एक बहुत बड़े परास में जाकर के इसका गलनांक मिलता है कि 200 डिग्री पर पिघलना शुरू हुआ, 500 550 में जाकर के पूरा पिघला हुआ मिलेगा लिक्विड स्टेट में। तो इस पर डाटा मिलेगा कि इसका कोई गलनांक पॉइंट नहीं होता है, इसका कोई भी गलन बिंदु निश्चित नहीं होता है। ये 1 या 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में गल जाते हैं, जबकि ये 25 30 50 डिग्री के बीच में जाकर के गलते हैं। तो कहने का मतलब ये एक्सट्रीम प्रॉपर्टी और एक्सट्रीम डोजल प्रॉपर्टी ये है सब इसी वजह से ज्यामितीय व्यवस्था की वजह से। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो, इसको तुम्हारे बुक में है, बुक के अंदर एक बार इसको ओपन करके सभी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, मैच करना, जो बताया वैसा ही है क्या आपको पता लगेगा।